नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सीधे भारत के गांवों में ले जाते हैं। बात होगी ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों की, विकास से जुड़ी मुश्किलों की और हाँ, कुछ बुनियादी सवालों की भी। और इन सब के केंद्र में है बनवारी लाल चौधरी जी और उनकी किताब मैं कहता हूँ आखिन देखी। इसे केशव कल्चर संस्था ने, आप जानते हैं, फिर से लोगों के सामने लाने का एक जरूरी काम किया है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। बनवारी लाल चौधरी के विचार, उनका काम और उस समय का ग्रामीण भारत, उसकी एक झलक पाने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि इन पन्नों से कुछ जरूरी सबक निकालें, जमीनी हकीकत समझें और शायद आगे की राह के लिए कुछ नुक्ते मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बताते। बनवारी लाल चौधरी के अनुभवों के जरिए हम ग्राम विकास के असल संघर्ष को समझ पाते हैं। समाज में जो गहरी सोच बैठी हुई है, आर्थिक ऊंच नीच और हाँ, एक सच्चे नैतिक नेतृत्व की कितनी जरूरत है, ये सब सामने आता है। हम देखेंगे कि उन्होंने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने की कोशिश कैसे की और इसमें उन्हें कैसी कैसी क्या रुकावटें झेलनी पड़ी। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये बनवारी लाल जी चौधरी थे कौन। स्रोत बताते हैं कि उनका एक ही मकसद था, गुलामी, गरीबी, असमानता, अन्याय, इनसे भरी जिंदगी को बदलना। उनके लिए तो जैसे इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। हाँ। और कमाल की सादगी थी उनमें। ऐसा नहीं कि अपने विचार दूसरों पर थोप दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कोशिश करते थे कि लोग खुद समझें, अपनी मर्जी से सही बात को माने। और ये सिर्फ सोच या बातों तक ही नहीं था, उनका काम पूरी तरह जमीनी था, प्रैक्टिकल। मिसाल के तौर पर बैतूल के पास 5 खलसिया नाम की जगह पर उन्होंने एक गांधीवादी आश्रम बनाया। अच्छा। वहां उन्होंने देसी खाद और खेती के वैज्ञानिक मगर भारतीय तरीकों पर बड़े प्रयोग किए। उनका एक बड़ा सपना था गो ग्राम स्वराज्य को हकीकत बनाना। गो ग्राम स्वराज। हाँ, मतलब ऐसा गांव जो गाय पर आधारित हो और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, आत्मनिर्भर। ये तो बहुत दिलचस्प है। गाय आधारित ग्रामीण आत्मनिर्भरता। हाँ, और उन्होंने किसानों को वो चीजें उगाना सिखाया जिनके बारे में आमतौर पर माना जाता था कि ये किसान नहीं कर सकते, जैसे गोभी उस जमाने में। हाँ, सोचिए उस वक्त ये कितनी बड़ी बात रही होगी। एक तरह से धारणा तोड़ी उन्होंने। और सबसे अनोखी बात यह है कि वो किसी भी चीज को आंख बंद कर नहीं अपनाते थे। पहले उसे विज्ञान की कसौटी पर परखते थे। अच्छा। हाँ, लेखों में जिक्र है कि उन्होंने खुद पर कई साल तक अंडा, दूध, चूना, सत्तू का प्रयोग किया। अरे वाह, खुद पर प्रयोग। हाँ, बाद में छोड़ दिया, वो अलग बात है, पर इससे पता चलता है कि उनका जोर किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल समाधानों पर था, जमीन से जुड़े समाधान। ये तो सचमुच उनकी लगन और वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। कमाल है। और उनके लेखन का दायरा भी तो काफी बड़ा था, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, बहुत फैला हुआ था। राम राज्य, पंचायत राज, खेती, गांधी जी के विचार, समाज व्यवस्था, शांति सेना, आत्मनिर्भरता, यहाँ तक कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर भी लिखा उन्होंने। बिल्कुल, विषयों की विविधता देखिए। क्या बात है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा गांवों के उस जमीनी हकीकत पर आते हैं जिसका जिक्र इन लेखों में है। एक जगह शीर्षक है खंडित मूर्ति, हमारे देश के गांव। ये पढ़ते ही थोड़ी निराशा सी होती। करीब 80% लोग गांव में, पर ज्यादातर को पेट भर खाना और चैन नसीब नहीं। झुग्गी झोपड़ियां, मिट्टी के घर, साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई, सेहत, इन सब की कमी। बनवारी लाल जी जैसे लोग कोशिश तो कर रहे थे, पर असलियत तो यही थी ना। हाँ, असलियत काफी कठिन थी और खेती का हाल तो और भी चिंताजनक बताया गया है। देखिए, ट्रैक्टर पंप जैसी चीजें आ तो गईं, पर महंगी मजदूरी, बीज, खाद, इस बोझ तले किसान दबा हुआ था। उसे अपनी मेहनत का सही दाम ही नहीं मिलता था। और जमीन का क्या हाल था? छोटी छोटी जोतें थीं, उनको भी पूरी तरह निचोड़ लिया जा रहा था। तो जाहिर है उसकी ताकत घटती जा रही थी। एक शीर्षक था खेत तुम्हारा, खेती हमारी। यह तो साफ इशारा करता है शोषण की तरफ। बिल्कुल, साफ इशारा है कि कैसे किसान का शोषण हो रहा था, खासकर मांस और चमड़ा उद्योग के हाथों। और जमीन के बंटवारे में जो असमानता है, उसके आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि करीब 12.4% ग्रामीण परिवारों के पास आधा एकड़ से भी कम जमीन थी। सोचिए जरा। और दूसरी तरफ सिर्फ 12.8% परिवारों के पास 10 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन। इतनी बड़ी खाई। पशुपालन जरूरी है, पर विडंबना देखिए, श्वेत क्रांति हो गई लेकिन गांव के बच्चों को दूध नहीं मिल पाता था। क्यों?
कहाँ जाता था दूध? क्योंकि ज्यादातर शहरों में बिक जाता था। अच्छा, ये तो वाकई विडंबना है। और ये सिर्फ पैसे या जमीन की समस्या नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज और संस्कृति की भी अपनी चुनौतियां थीं। गांवों में धर्म और पुरानी रीति रिवाजों का बहुत गहरा असर था। पशु पूजा, देव पूजा, मूर्ति पूजा, और एक बहुत बड़ी चीज थी भाग्यवाद। भाग्यवाद मतलब ये सोच कि जो होना है वो होकर रहेगा। ये सोच लोगों को कोशिश करने से रोकती थी। उन्हें लगता था कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। ओहो, ये तो बहुत नुकसानदेह सोच है। हाँ, फिर जातिवाद, धर्म के नाम पर झगड़े, स्वार्थ, ये सब भी तरक्की में रुकावट डालते थे। नई तकनीक या खेती के नए तरीके अपनाने में भी हिचक दिखती थी। और हाँ, एक और बात, संयुक्त परिवार का ढांचा भी तो कमजोर पड़ रहा था। हाँ, वो भी एक बदलाव था। जाहिर है, ऐसे माहौल में विकास करना कितना मुश्किल रहा होगा। स्रोत बताते हैं कि एक बड़ी कमी थी समर्पित कार्यकर्ताओं की, उनकी कमी। हाँ, ऐसे लोग जो त्याग और मेहनत से काम करें, उनकी कमी थी। और इसी वजह से गांधीवादी संस्थाएं और योजनाएं उतनी कामयाब नहीं हो पा रही थी। सही। फिर संसाधन, पैसा, वक्त, यहाँ तक कि जरूरी किताबें छापने तक के साधन कम थे। संसाधनों का अभाव तो था ही। और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अफसरों की लापरवाही का भी जिक्र है। हाँ, वो तो एक जानी पहचानी समस्या है। और एक दर्दनाक पहलू है गांव के नौजवानों का शहरों की तरफ भागना। पलायन। हाँ, पलायन। और वहां जाकर वो अक्सर शोषण और गलत आदतों के जाल में फंस जाते थे। बिल्कुल। इन्हीं मुश्किलों के बीच स्रोत कुछ ऐसे सूत्र या सिद्धांत बताते हैं जो गांव में काम करने वालों के लिए बड़े काम के हो सकते हैं। अच्छा, क्या है वो सूत्र? इन्हें हम शायद कुछ मुख्य बातों में बांट सकते हैं। पहली और सबसे अहम बात, लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी। यानी कोई भी काम तभी शुरू करें जब लोगों को वाकई उसकी जरूरत लगे और वो उसे चलाने को तैयार हों। लोगों की मर्जी के बिना ऊपर से कुछ थोपना बेकार है। हाँ, ये तो बुनियादी बात लगती है। लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो उनसे पूछना तो पड़ेगा ही, और क्या। दूसरी बात, जमीनी हकीकत को समझना। सिर्फ इसलिए कि किसी बड़े अफसर ने कोई योजना पास कर दी, उसे आंख मूंद कर लागू न करें। अच्छा। कार्यकर्ता को देखना होगा कि कहीं ये योजना गांव के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर वो अहम होती हैं। बिल्कुल, छोटी चीजें अक्सर बड़ा फर्क लाती हैं। ये सही कहा। तीसरा नुक्ता जुड़ा है कार्यकर्ता के अपने रवैये से, मतलब उसका व्यवहार कैसा हो। अगर लोग आपसे सलाह मांग रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छी बात समझने को तैयार हैं। उन्हें सही दिशा में ले जाने में मदद करें। कार्यकर्ता का अपना जीवन, उसका व्यवहार ऐसा हो कि लोग उससे जुड़ना चाहें, उसकी इज्जत करें, ना कि उससे कतराएं। ये जरूरी है। योजनाओं में जरूरत के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश रखें, यानी लचीलापन जरूरी है। और लोगों से उम्मीदें उतनी ही रखें जितनी पूरी हो सकें। उन्हें उनकी सीमाएं भी समझाएं, ज्यादा हवा में न उड़ाएं। सही। और आखिरी सूत्र? आखिरी पर शायद सबसे जरूरी, नीयत साफ रखें। अच्छा। हमेशा सबसे ज्यादा जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करें। अगर आलोचना हो तो उसे सुने समझें, नाकामी मिले तो निराश या गुस्सा ना हो। और हाँ, कामयाबी का सहरा सिर्फ अपने सर न बांधे। मतलब उन गरीबों को भी श्रेय दें जिनकी वजह से वो काम सफल हुआ। टीम वर्क। ये सूत्र तो वाकई किसी भी सामाजिक काम के लिए गाइड की तरह है। इसी से जुड़ा सवाल उठता है कि फिर ऐसा काम करने वाला व्यक्ति जिसे लोक सेवक कहा गया है, वो कैसा होना चाहिए? स्रोत कहते हैं कि लोक सेवक को साधु और संत जैसा होना चाहिए। साधु और संत जैसा? हाँ, मतलब निस्वार्थ, सेवाभावी, उसकी वृत्ति अहिंसक हो, वो पूरी तरह समर्पित हो। और सबसे बड़ा गुण, अपने मन पर काबू। मन पर काबू, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद सबसे मुश्किल काम। सादगी जरूरी है, पर सिर्फ दिखावे की नहीं। जैसे कहा गया है, धोती पहनना ही सेवा नहीं। अच्छा। उसका पूरा जीवन ही उसके आदर्शों का सबूत होना चाहिए। समाज का आधार क्या है? सत्य, अहिंसा, शांति, अनुशासन। यही गुण लोक सेवक में दिखने चाहिए। ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है। और इसी कड़ी में सत्याग्रह और शांति सेना का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि सत्याग्रही बनना, जिसमें पूरा साहस, संयम और अहिंसा चाहिए, वो बहुत कठिन साधना है। हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसका एक सरल रूप सुझाया गया, शांति सैनिक। शांति सैनिक? उनका क्या काम था? इनका काम था समाज में अहिंसा, सत्य, अनुशासन की भावना फैलाना, सेवा का माहौल बनाना। ये सैनिक एक तरह से समाज की नैतिक नींव को मजबूत करने वाले थे। यहाँ मौन यानी चुप रहने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। मौन, चुप रहना? हाँ, कहा गया है कि मौन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है।
सेवा का भाव जागता है। पुरानी कहावत है ना, मौन सोने का और वाणी चांदी का। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, एक और सिद्धांत मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, सर्वानुमति। हाँ, सर्वानुमति। यानी सबकी सहमति से फैसले लेना। सर्व सेवा संघ, जो कि गांधीवादी विचारों पर आधारित एक प्रमुख संस्था थी, उसके विधान में इस पर जोर था। और मिसाल दी गई है 350 साल पुराने वेदांत समाज की। वो इसी आधार पर चलता था। हाँ, ये सर्वानुमति का सिद्धांत इस बात पर टिका है कि अलग-अलग विचार रखने वाले लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करें, विश्वास पात्रता। इसका आधार भी वही है, अहिंसा और सत्य। सोचिए, अगर अलग राय रखने वाले भी आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रख सकें तो समाज कितना मजबूत हो सकता है। यह बहुमत के जोर से फैसले थोपने से बिल्कुल अलग है। वाकई, ये तो आज के दौर में भी कितना जरूरी लगता है, जहां हर तरफ टकराव दिखता है। चलिए, अब जरा गरीबी और अर्थव्यवस्था वाले हिस्से पर आते हैं। स्रोत उस समय की गरीबी रेखा की आलोचना करते हैं। शायद 6,200 रुपए प्रति माह प्रति परिवार थी। कहते हैं कि महंगाई के हिसाब से ये बहुत कम है, अवास्तविक है। बिल्कुल, वो रेखा असलियत से कोसों दूर थी। और एक और जरूरी बात उठाई गई है उसमें कि ये रेखा सिर्फ पैसे की आमदनी देखती है। गांव में जो साझा संपत्ति होती हैं, जैसे चारागाह, तालाब, जंगल, हाँ, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, हाँ, या मुफ्त मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उनका हिसाब इसमें होता ही नहीं। जबकि ये चीजें जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती हैं। ये बहुत अहम नुक्ते हैं। और गरीबी के कारण क्या बताए गए हैं? स्रोत तो कई वजह गिनाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक। हाँ, उन्हें थोड़ा खोल कर देखें तो तस्वीर साफ होती है। सामाजिक कारणों में गरीबी में जीने का ढंग, कुछ गलत आदतें, समाज में ऊंच नीच, ये सब शामिल हैं। हाँ, आर्थिक वजहें ज्यादा सीधी हैं, जैसे देश की दौलत का बंटवारा सही ना होना, खेती से आमदनी कम होना, जिसमें बिचौलियों का शोषण, खराब बीज जैसी बातें भी आ जाती हैं। बिल्कुल। फिर अमीरों की जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत, यानी उपभोक्तावाद, और कुपोषण, जिससे लोगों की काम करने की ताकत ही घट जाती है। और शैक्षिक कारण? और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सही खान-पान की जानकारी ना होना, ये भी गरीबी को बढ़ाता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दुष्चक्र की तरह। आर्थिक नीतियों पर भी कुछ टिप्पणियां हैं, जैसे देश की तरक्की में पूंजी मतलब कैपिटल, उसकी कमी एक बड़ी रुकावट थी। हाँ, पूंजी का अभाव। और उस पर भी सरकार का सख्त नियंत्रण। साथ ही उद्योग, खेती, व्यापार, सब में सरकारी दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी। और कुशल प्रशासन की कमी, ये सब मिलकर देश को जैसे पीछे खींच रहे थे। और कुछ बड़ी योजनाओं के नाकाम रहने का भी साफ जिक्र मिलता है, जैसे श्वेत क्रांति। हाँ, दूध वाली क्रांति। स्रोत कहते हैं कि इससे गरीबी कम करने में कोई खास मदद नहीं मिली। सहकारी समितियां कमजोर रहीं और देश दूध पाउडर जैसी चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर बना रहा। मतलब आत्मनिर्भरता नहीं आई। और सोयाबीन संकट का भी जिक्र है। हाँ, सोयाबीन संकट। उत्पादन घटा, पर फायदा हुआ बड़े पूंजीपतियों को, जिन्होंने उसे पशुओं का चारा बना दिया, जबकि वो गरीबों का खाना बन सकता था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, गरीबों का भोजन और महंगा हो गया और हमें बाहर से खाने का तेल मंगाना पड़ा। मतलब फायदा कहीं और, नुकसान कहीं और। तो समाधान क्या सुझाए गए हैं इन चीजों के? कुछ बताया है? समाधान वही जमीनी है, प्रैक्टिकल। खेती में फसल चक्र अपनाना, अलग अलग फसलें उगाना, सही बीजों का इस्तेमाल करना और ऐसी रिसर्च करना जो सीधे किसान के काम आए, न कि सिर्फ बड़ी कंपनियों के। किसान हितैषी अनुसंधान। ये समझ आता है। अच्छा, जनसंख्या और रोजगार का मुद्दा भी उठाया गया है। एक बड़ा सवाल कि क्या ज्यादा आबादी गरीबी की जड़ है या गरीबी की वजह से आबादी बढ़ रही है? हाँ, ये तो वो मुर्गी और अंडे वाला सवाल है। बिल्कुल। रोत एक दिलचस्प तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। अच्छा। अगर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल जाए, पेंशन जैसी कोई व्यवस्था हो, तो शायद वो खुद ही परिवार छोटा रखेंगे। तो समाधान दोनों तरफ से चाहिए, आर्थिक सुरक्षा भी और परिवार नियोजन की समझ भी। हाँ, बिल्कुल, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और विकसित देशों की तकनीक पर भी एक अहम टिप्पणी है। हाँ, कि उनकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो लोगों का काम छीन लेती हैं, बेरोजगारी बढ़ाती हैं। भारत जैसे देश के लिए, जहां हाथ ज्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां हाथ से काम करने वाले उद्योग
यानी ग्रामोद्योग ज्यादा जरूरी हैं, जैसे खादी और दूसरे ग्रामोद्योग। मिसाल दी गई है कि उस समय भी ये करीब 50 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे। ये बहुत बड़ी संख्या है। 50 लाख वाकई। और अंत में भविष्य के एक बड़े खतरे की तरफ इशारा किया गया है, खेती पर जैव यांत्रिकी यानी जीन इंजीनियरिंग का हमला। ये क्या है और क्यों खतरनाक बताया गया है इसे ऐसे समझिए कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां पौधों के जीन्स में बदलाव करके, मतलब उनके डीएनए में फेरबदल करके, उन पर अपना पेटेंट या अधिकार जमा सकती हैं। पेटेंट बीजों पर? हाँ, बीजों पर, पौधों पर। अगर ऐसा हुआ तो किसान बीज, खाद, कीटनाशक हर चीज के लिए पूरी तरह इन कंपनियों पर निर्भर हो जाएगा। उसकी अपनी आजादी, उसका अपना पारंपरिक ज्ञान सब खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये इसलिए खतरनाक बताया गया है क्योंकि ये प्रकृति की देन, जो सबकी साझा संपत्ति होनी चाहिए, उसे कुछ लोगों की निजी मिल्कियत बना देगा। सोचिए, किसान हर साल बीज खरीदने को मजबूर हो जाए, अपनी फसल का बीज भी ना रख पाए। ये तो एक नई तरह की गुलामी होगी। ये तो सचमुच चिंताजनक तस्वीर है। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ है कि भारत में गांव का विकास कितना पेचीदा, कितना जटिल मसला रहा है, और शायद आज भी है। इसमें समाज की पुरानी सोच, पैसे की असमानता, सरकारी कमियां और सही नेतृत्व का सवाल, सब कुछ जैसे एक दूसरे में उलझा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। बनवारी लाल चौधरी जैसे लोगों का जमीन से जुड़कर काम करना, उनकी लगन और उनके वो व्यवहारिक, इंसान को केंद्र में रखने वाले सिद्धांत, वो आज भी कितने जरूरी लगते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या विकास का वो मॉडल जो हम आज ज्यादातर देखते हैं, जो अक्सर बाहर की तकनीक, बड़ी बड़ी योजनाओं और बाजार पर टिका होता है, क्या वो वाकई भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बना सकता है, उनकी जड़ों को मजबूत कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। या फिर हमें बनवारी लाल जी जैसे चिंतकों से सीख लेकर स्थानीय समझ, लोगों की अपनी भागीदारी और नैतिक मूल्यों पर आधारित कोई दूसरा रास्ता खोजने की जरूरत है? ये एक बहुत अहम सवाल है। एक ऐसा रास्ता जो शायद ज्यादा टिकाऊ हो, ज्यादा मानवीय हो, इस पर हम सबको शायद और सोचने की जरूरत है।